हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भारत पर तुर्क आक्रमण। ये पहला पार्ट आपको लोग का वीडियो है, ये मेडावल हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो। ठीक है, भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण जो है, ये भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। ठीक है, तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिम सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू तथा बर्बर जाति था, जो कि उमैया वंशी शासक के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को अपना लिया था और उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। एक पहला शासक है अल्पतगीन, अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। अल्पतगीन को अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया। और भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो हुआ वो आपको सुबुतगीन हुआ। सुबुतगीन जो हुआ पहला आक्रमणकारी हुआ तुर्क। और उसके बाद सुबुतगीन के बाद एक अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुतगीन जो था वो अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बन गया। और उसके बाद सुबुतगीन अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में उसका दामाद बना था। लेकिन 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। और उसके बाद उसका बेटा आएगा सुबुतगीन का मोहम्मद गजनवी। यहाँ से शुरू होगा मोहम्मद गजनवी का। उस सबको याद नहीं रखा जाता है, लेकिन मेन आप लोग को गजनवी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सुबुतगीन का जो पुत्र था मोहम्मद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। जो मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किए। कितना बार? 17 बार। इसने मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। धन दौलत जानता था जहाँ पे ज़्यादा पूरे भारत में, इसीलिए। उसके बाद 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश पर ऊपर आक्रमण किया और उस समय इसकी राजधानी वहिंद थी। और इस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। ठीक है, जयपाल एकमात्र शासक था जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया। इसने 1008 ईस्वी में फिर नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसे अवशेष को गजनी ले जाकर मस्जिद सीढ़ियों पर फेंक दिया। और उसके बाद गजनवी जो था बूत सिकन यानी मूर्ति भंसक कहा जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद भारत में मोहम्मद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर में इन्होंने धावा बोल दिया। ठीक है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में था, आक्रमण किया और वहाँ का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, और इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए और मोहम्मद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया और इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान में वापस लौट गया। फिर 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया, लेकिन उन्हें पराजित कर, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को जो लूट कर वापस जाते समय मोहम्मद को जाटों ने क्षति पहुंचाया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का सेनापति अयाज सुल्तान था और उसके बाद फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान जो थे इसके दरबार में रहते थे। और उत्बी ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या था? उल यामनी पुस्तक की रचना जो है उत्बी ने किया था। और उसके बाद फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी के द्वारा। जबकि अलबरूनी ने किताबुल तहकीक हिंद लिखा पुस्तक। और उसके बाद एक अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था और इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, इसका पूरा नाम था। इन्होंने चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, और जिसके एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। मोहम्मद गजनवी को बगदाद के खलीफा उल कादिर बिल्ला ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। खलीफा ने इसको यामनी उदौला और यामिर उल बिल्ला की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का असाग रोग यानी मलेरिया की बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। क्वेश्चन ये भी आता है, मोहम्मद गजनवी का मृत्यु कब हुआ? 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। और किस कारण हुआ? मलेरिया बीमारी के कारण हुआ।
और उसके बाद ये पहला चरण था तुर्क आक्रमण का। और इसके बाद चलते हैं तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण, जिसमें आपको मोहम्मद गौरी आएंगे। तुर्क एक जनजाति था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। एक दूसरे चरण का नेतृत्व दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया, और जिसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी मौजूद्दीन मोहम्मद बिन शाम शहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौड़ प्रदेश का शासक बन गया, और 1175 में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया, और 1178 में इन्होंने पाटन गुजरात पर आक्रमण कर दिया। किंतु वहाँ के शासक भीम द्वितीय माउंट आबू इसे पूरी तरह पराजित किया। यह तुर्क आक्रमण की पहली पराजय थी। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर, 1181 में लाहौर और 1185 में ही सिलाकेट को जीत लिया। मोहम्मद गौरी 3 बार किए, एक बार तो पराजय होगा 78 में, 79 पेशावर, 81 लाहौर और 85 सिलाकोट में को जीत लिया। और मोहम्मद गौरी लाहौर तथा आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया और इसने लाहौर को केंद्र बना लिया। फिर उसके बाद इसने पंजाब के भटिंडा पर अधिकार किया, तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। फिर इन दोनों के बीच जब विवाद हुआ तो उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। आपको ये भी क्वेश्चन आता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ, और किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ। ठीक है। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। वहाँ पे पहले प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें आपको जयचंद और चौहान दोनों मिलकर लड़े थे मोहम्मद गौरी से, और यहाँ पे एक आदमी मिल गया जयचंद, किसके साथ, गौरी के साथ, और उसके सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था इसको हरा दिया और उनका हत्या कर दिया। मोहम्मद गजनवी का सेनापति था मलिक अयाज सुल्तान था। और उसके बाद एक इतिहासकार आए B.S. स्मिथ, इसने तराइन के द्वितीय युद्ध को एक ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता का निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण मात्र था। ठीक है। उसके बाद तराइन के युद्ध के बाद गौरी मेरठ लौट गए, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया। फिर उसके बाद 1194 में आता है चंदवार का युद्ध, और चंदवार का युद्ध में फिरोजाबाद उसने गढ़वाला शासक जयचंद को पराजित कर दिया, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अब याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का एक आपको गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो कि 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बनाया। ठीक है। और उसके बाद 1205 में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध किया, और मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में बिहार विजय और 1204-5 में बंगाल विजय और असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया। और गौरी के समय में सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, और मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती चंद मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत पर चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तथा जयचंद को पराजित करने के बाद जो है गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर मोहम्मद गजनी गौरी जो था वो वापस लौट गए गजनी। ठीक है। उसके बाद देखिए, मोहम्मद गौरी को कोई पुत्र नहीं था, ये तो आपको बता ही दिए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ताब प्रदान किया, और 1206 में दमियक नामक स्थान पर रामलाल
खोखर से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया और मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। और मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलाम था। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदौज, तीसरा कुबाजा। ये तीनों मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। ठीक है। और उसके बाद एक अंतिम में मोटिवेशनल बातें थोड़ी सी हो जाए। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमी भी बढ़ गई। ठीक है। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गई। फिर उसने वो भी सुना जो हमने कहा ही नहीं। ठीक है। मिलते हैं इसी एक साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।